नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में हैं हिंदी विषय पढ़ने के लिए। हिंदी के अंदर अभी तक अपन ने 3 क्लासें देख ली। 3 क्लासों के अंदर अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार वो देख लेते हैं। अंतिम क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और उनको अभी तक अपन ने पूर्ण किया। स्वर संधि अपनी पूर्ण हो गई और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि आगे की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि पढ़ने से पहले अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया उसको एक बार थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हिंदी विषय की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन से परीक्षा के अंदर हिंदी का कितना क्या वेटेज है वो सब लोग जानते हैं। इसीलिए अपन पढ़ते हैं हिंदी। और हिंदी के अंदर एक बार देख लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा। हिंदी के अंदर अपन ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था संधि। तो आइए समझते हैं कि संधि क्या होती है। संधि का मतलब होता है, संधि शब्द का मतलब होता है मेल, जोड़ या फिर समझौता। ठीक है, अगर मैं संधि की शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो शाब्दिक अर्थ इसका हो जाएगा, संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस धी, सम का मतलब होता है समान, धी का मतलब होता है धारण करना। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो संधि की परिभाषा हो जाएगी कि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। विकार शब्द का मतलब क्या होता है, विकार शब्द का मतलब होता है परिवर्तन। तो इसकी परिभाषा अलग, अगर मैं सरल रूप में देखूं और अधिक सरल रूप में देखूं तो क्या बन सकती है कि दो शब्दों के मेल से जो तीसरा परिवर्तन आता है, दो शब्दों के मेल हुआ और जो नया शब्द बना उसके अर्थ में क्या परिवर्तन हो रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। फिर अपन ने आगे देखा था कि संधि और संयोग में क्या फर्क होता है, संधि कब होती है, संयोग कब होता है। तो संधि दो शब्दों के मेल से अगर विकार उत्पन्न हो रहा है तब तो है संधि, और यदि दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तब क्या है, संयोग माना जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से अपन ने देखे थे स्वर संधि के 3 प्रकार। फिर अपन ने शुरुआत की थी स्वर संधि की। संधि का पहला प्रकार कौन सा, स्वर संधि। फिर अपन ने देखा था कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है और स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर संधि के अगर परिभाषा की बात करूं तो स्वर संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगी कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। फिर स्वर संधि के पुनः 5 प्रकार अपन पढ़ते हैं। संधि के 3 प्रकार और स्वर संधि के 5 प्रकार। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से अपन ने संधि के 5 प्रकार पढ़े। फिर अपन ने इन 5 प्रकार के क्या क्या नियम बनते हैं उन सभी नियमों को पढ़ा था। फिर अपन ने शुरुआत की थी दीर्घ स्वर संधि की। अगर दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा की बात करूं मैं तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कौन से स्वर, सजातीय स्वर। इतनी सी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। अब आपको इस बात का याद रखना है कि सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं। तो सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, अ और आ। अ का सजातीय कौन है, आ है। ई का सजातीय कौन है, बड़ी ई है। और उ का सजातीय कौन है, बड़ा उ है। ये 6 स्वर तो सजातीय हैं, क्या है, सजातीय हैं। और इनके अलावा जो शेष स्वर रह जाते हैं वे कौन है, वे विजातीय स्वर है। फिर अपन ने दीर्घ स्वर संधि के क्या क्या उदाहरण बन सकते हैं उन सभी उदाहरणों का संधि करके देखा, इनका संधि विच्छेद करके देखा। आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, इनका आप संधि विच्छेद करके देख सकते हैं। फिर दीर्घ स्वर संधि के बाद अपन ने पढ़ी थी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का क्या नियम है, गुण स्वर संधि का नियम है कि अ या आ के बाद में क्या मिले, ई मिले, या फिर अ या आ के बाद में क्या मिले, उ मिले, और या फिर अ या आ के बाद में क्या मिले, री मिले। तो इन शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होकर शब्द क्या बनेगा, ए ओ अर बनेगा। क्या बनेगा, ए ओ अर बनेगा।
फिर अपन ने गुण स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखे, इनका संधि संधि विच्छेद करके देखा। फिर अपन ने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि। अगर वृद्धि स्वर संधि के नियम की बात करूं तो नियम क्या बनेगा, अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या आए, ए आए, आई आए, ओ आए, या फिर कई क्या आए, औ आए, क्या आए, औ आए। तो इनके क्रमशः आपको क्या करनी है, इन स्वरों में वृद्धि करनी है। इन स्वरों का जो दीर्घ रूप है उनको लिखना है विकार उत्पन्न करके, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि के बाद में यण स्वर संधि। अगर यण स्वर संधि की नियम की बात करो, जैसे कि गुण स्वर संधि के अपन ने बीच में लिखा था कि ई उ री के बाद में क्या, अ या आ के बाद में ई उ री आए तो क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। और यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि ई उ री के बाद में यदि असमान स्वर आए, क्या आए, असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा इनका, इनका बन जाता है य व र। क्या बन जाता है, य व र बन जाता है। फिर अपन ने इसके बाद अपन ने पढ़ी थी अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि का क्या नियम कहता है, जैसा कि अपन ने वृद्धि स्वर संधि का नियम देखा था कि अ या आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो उनका क्या हो जाता है, उन स्वरों में वृद्धि हो जाती है। और उसी प्रकार से अयादी स्वर संधि का क्या नियम पड़ा था कि ए आई ओ औ के बाद में क्या है, इनके बाद में यदि इनके बाद में असमान स्वर आता है, क्या आता है, असमान स्वर आता है तो इनका क्या बन जाएगा, इनका बन जाएगा अय। संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, अयादी संधि पढ़ रहे हैं, तो इसका शुरुआत का पहला उठा लो, यहाँ पे रख दो अय, और इसके बाद में आय, फिर औ और फिर आओ। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। ये था अपनी जो अभी तक की क्लासों के अंदर अपन ने देखा था कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो अयादी स्वर संधि तक अपन ने पढ़ा, इसका मतलब स्वर संधि को अपन ने पूर्ण पढ़ लिया, बेहद अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं व्यंजन संधि की। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, व्यंजन संधि की शुरुआत करने जा रहे हैं। व्यंजन संधि को शुरुआत करने से पहले आपको 3 शर्तें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 3 शर्तें कौन कौन सी, कि वर्गीय अवर्गीय वर्गीकरण क्या होता है, कि वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, अवर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, माँ प्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं। ये 3 शर्तें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको क्या होगा कि नियमों को थोड़ा याद करने में आपकी आसानी हो जाएगी, नियम को याद करने में आपकी थोड़ी सरलता हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि वर्गीय और अवर्गीय वर्गीकरण क्या है, व्यंजनों का वर्गीय और अवर्गीय वर्गीकरण क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका एक व्यंजन मिश्र है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, क्या हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। कैसे, जैसे कि मैं ये गणित के अंदर वर्ग बनाता हूँ तो इसकी ये क्या होता है कि इसकी लंबाई भी क्या है, बराबर, और चौड़ाई भी क्या है, बराबर। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार से अपन हिंदी के अंदर देखते हैं कि इनमें से वर्गीय व्यंजन कौन से हैं। तो इनके अंदर वर्गीय व्यंजन होता है का से लेकर मा तक, का से लेकर मा तक इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इनके अलावा जो भी शेष व्यंजन है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे अवर्गीय व्यंजन। क्या कहेंगे, अवर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, अवर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, देखो अपन पढ़ते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ पे भी कितने व्यंजन है, इस साइड में 5 है, और यहाँ से लेकर भी यहाँ पर कितने व्यंजन है, यहाँ पे भी 5 व्यंजन है, यानी कि 5 अक्षर है, 1 2 3 4 और 5। और इस प्रकार से देखें ऊपर से नीचे तो 1 2 3 4 और 5, कितने कितने हो गए, 5 इस साइड और 5 इस साइड। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम अक्षर कौन सा है, प्रथम व्यंजन, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं प्रथम, इन्हें क्या कह सकते हैं, प्रथम वर्गीय व्यंजन। इन्हें कह सकते हैं द्वितीय वर्गीय व्यंजन, इन्हें कहेंगे तृतीय वर्गीय व्यंजन, और इन्हें कहेंगे पंचमा या फिर पांचवा कह सकते हैं। इन्हें क्या कहेंगे,
पांचवा वर्गीय व्यंजन, पांचवा वर्गीय व्यंजन, और इन्हें आप कह सकते हैं चतुर्थ वर्गीय व्यंजन। क्या कहेंगे? चतुर्थ वर्गीय व्यंजन। ठीक है, आपको इन शब्दों का विशेष तौर से ख्याल रखना है, क्योंकि आपको नियमों को याद करते समय आपके यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि क च ट, इस प्रकार से मैं नहीं लिखूंगा। मैं वहां पे लिखूंगा प्रथम वर्गीय व्यंजन। क्या लिखूंगा? प्रथम वर्गीय व्यंजन। या फिर मैं प्रथम वर्गीय व्यंजन ना लिखे सिर्फ एक लिखूं, तो आपको अगर मैं एक लिखूंगा इसका मतलब आपको क्या समझना है? एक लिखो इसका मतलब आपको ये समझना है कि प्रथम वर्गीय व्यंजन है उनकी बात की जा रही है। किन की बात की जा रही है? प्रथम की बात की जा रही है, यानी कि क च ट त प, इनकी बात कर रहा हूं। और यदि मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? 3 लिखता हूं। क्या लिखता हूं? अगर मैं 3 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। किनके बारे में बात कर रहा हूं? इनके बारे में बात कर रहा हूं। ग झ ड द और ब, इनके बारे में बात कर रहा हूं। आपको बस मेनली 2 चीजें याद रखनी है, एक प्रथम और एक तीसरा, और एक आपको याद रखना है पांचवा, या उन्हें कह सकता हूं पंचमा। पंचमा अक्षर क्या कह सकता हूं? पंचमा अक्षर कह सकता हूं, या फिर उन्हें पांचवा वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। फिर य र ल व स श श ह, इन्हें क्या कहते हैं? अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अपन एक तो पढ़ेंगे वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, वर्गों का वर्गीय व्यंजन, और अवर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो अपन ने देख लिया। अब देखते हैं कि अल्प प्राण कौन से होते हैं और मा प्राण कौन से होते हैं। यहाँ पे आपका एक और व्यंजन गायब है, यहाँ से कौन सा? यहाँ। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण आपको क्या करना है? एक छोड़ के एक को क्या लिखना है? ये अल्प प्राण, ये अल्प प्राण, और ये अल्प प्राण, और वापस यहाँ पे ये अल्प प्राण। ठीक है, ये पूरी रो आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं आपके, ये अल्प प्राण है, वापिस ये अल्प प्राण है। ये इन सभी की बात कर रहा हूं मैं ना। ये सभी क्या है? ये अल्प प्राण है। ये क्या है? ये जो मैंने बनाए ये अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। और जो शेष स्वर रह जाते हैं, जो शेष व्यंजन रह जाते हैं, वो कौन से हैं? वो मा प्राण है। वो कौन से हैं? ये मा प्राण है। ये कौन से? ये क्या है? ये आपके मा प्राण है। और ये भी क्या है? ये भी आपका मा प्राण है। और ये चारों नीचे क्या है? ये भी आपके मा प्राण है। आप इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये क्या है? ये आपके महाप्राण है। ये क्या है? मा प्राण है। इतनी सी बातें आपको अल्प प्राण और मा प्राण से संबंधित याद रखनी है। अल्प प्राण कौन से हैं? पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। और अगर अवर्गीय व्यंजन के अंदर बात करें तो य, र, ल, व, ये क्या है? ये आपके अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा ये क्या है? मा प्राण है। और यदि अवर्गीय व्यंजन के अंदर बात करें तो तीनों स और ह क्या है? मा प्राण है। 2 चीजें अपन ने देख ली कि वर्गीय वर्गीकरण, वर्गीय और अवर्गीयकरण, और दूसरी चीज अल्प प्राण और मा प्राण। एक तीसरी चीज देखते हैं कि सघोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन से क्या होते हैं, सघोष कौन से हैं और अघोष कौन से हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका फिर से एक व्यंजन गायब है, लिख लेता हूं मैं। तो सघोष और अघोष कौन से हैं? देखो, आपको अघोष याद रखना है। कौन सा याद रखना है? अघोष को याद रखना है। बाकी जो शेष रह जाता है वो कौन सा हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूं अघोष, 3 करके 1 करता हूं तो तब क्या बनता है? अ बनता है। तो आपको उल्टा याद रखना है कि अघोष कितने हैं? 13 है। अघोष कितने हैं? 13 है। अघोष 13। मैं लिखता कैसे हूं? आ को इस प्रकार से लिखता हूं अ, लेकिन आपको इसका उल्टा करके लिखना है। 1 पहले लिखना है, 3 बाद में लिखना है। तो अघोष कितने होंगे? अघोष होंगे आपके 13। कौन कौन से? 13 होंगे आपके। देखो, एक तो क वर्ग, इन्हें क्या कह सकता हूं? क वर्ग कह सकता हूं, इन्हें ख वर्ग कह सकता हूं। क वर्ग का मतलब हो जाएगा कि ये जो प्रथम वर्ण है ये पूरा, और ख वर्ण का मतलब हो गया ये आपका दूसरा वर्ण है वो पूरा। कितने हो गए? 5 और 5 10 हो गए। ये दोनों कितने हो गए? 5 और 5 10 हो गए। और जो ये आपके तीनों श है, इन तीनों श को आपको इनके साथ में रखना है।
5 और 5 कितने हो गए 10 और 3 13 अगोस। ये क्या हो गई, ये आपके हो गए अगोस। क्या हो गई, ये आपके हो गए अगोस। अगोसों की संख्या की बात करूँ तो अगोस कितने 13, और इनके अलावा जो भी शेष रह जाता है वो सभी शेष कौन होंगे, वो होंगे आपके सगोस, या फिर आप उन्हें सिर्फ गोस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गोस। और गोस कितने होंगे, एक तो 5 10 और 5 15, 15 एक 16, 16 और 5 16 और 4 20, 20 तो आपके व्यंजन हो गए। 20 क्या हो गए, 20 आपके व्यंजन हो गए, और 11 आपके हो जाएंगे स्वर, जिनमें से आपको एक स्वर नहीं लेना है। तो स्वर कितने लेने हैं 10। तो स्वर और सगोस इस प्रकार से सगोसों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 संख्या हो जाएगी सगोसों की। कौन कौन से, देखो 20 तो आपके व्यंजन है, और 10 मैं क्या कह रहा हूँ, 10 मैं कह रहा हूँ स्वर। क्या कह रहा हूँ, 10 मैं कह रहा हूँ स्वर, जिनमें से आपको री सगोस के अंदर नहीं आएगा, री सगोस के अंदर नहीं आएगा। अब बताओ सगोस कौन कौन से हैं, सगोस है प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों स। ये क्या है, ये है अगोस। क्या है अगोस, अगोस कौन कौन से, प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग और तीनों श। कितने हो जाते हैं संख्या के अंदर, अगोस हो जाते हैं 13, और इनके अलावा जो भी शेष व्यंजन रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सगोस। और कौन कौन से आ सकते हैं सगोस के अंदर, और आते हैं इनके अलावा स्वर। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं व्यंजन संधि की। किसकी बात कर रहे हैं, व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करें तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या बनेगी, व्यंजन संधि की परिभाषा बनेगी कि स्वर का व्यंजन के साथ में मेल, स्वर का व्यंजन के साथ में मेल, या फिर व्यंजन का किसके साथ में मेल, व्यंजन का स्वर के साथ में मेल। क्या हो सकता है, व्यंजन का स्वर के साथ में मेल, या फिर व्यंजन का किसके साथ में मेल, व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल होने से अगर कोई विकार उत्पन्न हो रहा है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें व्यंजन संधि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। कि स्वर का व्यंजन के साथ में मेल, व्यंजन का स्वर के साथ में मेल, या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल हो रहा है तो संधि कौन सी, स्वर व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि होगी। टेक्निकली अगर यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं अपन को व्यंजन देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं अपन को व्यंजन देखने को मिलेगा, तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। लेकिन जरूरत इतनी सी है कि वहां पे विसर्ग नहीं होना चाहिए, विसर्ग नहीं होना चाहिए। और अगर विसर्ग होता है तो संधि कौन सी हो जाती है, विसर्ग के साथ में संधि हो जाती है विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी व्यंजन संधि की परिभाषा। क्या है व्यंजन संधि की परिभाषा, कि स्वर का व्यंजन के साथ मेल, या व्यंजन का स्वर के साथ में मेल, या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। सभी लोगों को व्यंजन संधि की परिभाषा याद हो गई, शाबाश। तो अब अपन पढ़ते हैं व्यंजन संधि के क्या क्या नियम बन सकते हैं। आइए इन नियमों की बात करते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा कि दो शब्दों के मेल से, और दो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, उन दो शब्दों में से एक शब्द स्वर या व्यंजन हो सकता है, व्यंजन या स्वर हो सकता है, या दोनों साइड दोनों शब्द क्या हो सकते हैं, दोनों व्यंजन हो सकते हैं। तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ये तो इसकी परिभाषा बनती है। अब अगला पहला नियम अपन पढ़ते हैं व्यंजन संधि का। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि अगोस का सगोस के साथ मेल होने पर, अगोस कौन से, अगोस पहला वर्ग और दूसरा वर्ग और तीनों स। कौन कौन से, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग और तीनों स। कि अगोस का सगोस के साथ में मेल होता है, किसका, अगोस का सगोस के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा तो क्या बनेगा, अगोस अपने घोष में बदल जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया, ये है किताबी लैंग्वेज। ये क्या है, ये किताबी भाषा है। और अगर इसको मैं सिंपल लिखना चाहूँ तो अगोस की बात करूं तो यहाँ पे अगोस के अंदर आपको सिर्फ पहला वर्ग लेना है। पहला वर्ग कौन सा, क च ट त प। ये क्या है, ये है पहला वर्ग, यानी कि कह सकते हैं क वर्ग। क्या कह सकते हैं, इन्हें क वर्ग कह सकते हैं। कि पहले के बाद में क्या मिले, सगोस मिले। क्या मिले, पहले के बाद में अगर आपको सगोस मिलता है तो ये पहला किस में चला जाएगा, पहला चला जाएगा तीसरे में। पहला किस में चला जाएगा, पहला चला जाएगा तीसरे में। यहाँ पे क्या कह रहा है
कि अगोस के बाद में सगोस आ रहा है, क्या आ रहा है, अगोस के बाद में सगोस आ रहा है, तो ये अगोस जो है, ये अगोस जो है किस में चला जाएगा, ये अपने घोष में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा, घोष कह सकते हैं या फिर इन्हें सगोस कह सकते हैं। अगर यहाँ पे अगोस सगोस ना लिखकर आकर मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे जो अगोस है, यहाँ पे जो अगोस है वो अपने महाप्राण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अपने महाप्राण में चला जाएगा। आइए एक बार देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण की बात। अल्प प्राण अगर मैं पूछूं आपसे कि इस प्रथम वर्ग का महाप्राण कौन सा होगा, तो इसका महाप्राण होगा यही। इसका महाप्राण कौन होगा, इसका महाप्राण होगा ग। अगर का व्यंजन की पूछूं मैं आपसे कि का महाप्राण कौन होगा, तो का महाप्राण होगा घ। का महाप्राण कौन सा होगा, घ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पहले का ये क्या है, ये है आपका अघोष। ये क्या है, ये है अघोष। और इसका महाप्राण कौन होगा, इसका महाप्राण होगा ये तीसरा वर्ण। ये तीसरा वर्ण होगा इसका महाप्राण। ठीक है, इस तीसरे का क्या होगा, महाप्राण होगा। तो अपन कहां पे थे कि अगर आपसे मैं पूछूं कि इस प्रथम का महाप्राण कौन होगा, तो इस प्रथम का महाप्राण होगा ये तीसरा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलिए वापिस चलते हैं नियम पर। क्या कह रहा है नियम कि अगर पहले के बाद में इस अघोष, इसको अघोष लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अपन इस नियम को थोड़ा अलग प्रकार से लिखते हैं ताकि आपको नियम याद हो जाए। अघोष और सघोष के अंदर आप उलझ रहे हैं, बस आपको इसके अंदर अघोष कौन से हैं, सघोष कौन से हैं, ये बात याद रख लो। बाकी इस नियम को छोड़ दो, इस नियम को छोड़ दो। आपको क्या याद रखना है कि अघोष कौन से हैं और सघोष कौन से हैं, दो शब्द याद रखने हैं आपको। ये शब्द तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे ताकि आपको नियम अच्छे से याद हो जाए। और अगर ये अघोष और सघोष याद नहीं रखते हैं तो मैं कहता हूं आपको याद रखना है क, च, त और प। तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैं कहता हूं इनके बाद में आपको सघोष याद रखने हैं, तो आपको यहाँ से लेकर माँ तक सारे लिखने हैं, फिर आपको सारे स्वर लिखने हैं। और इस प्रकार से अगर नियम लिखेंगे तो नियम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नियम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अपन क्यों ना इन्हीं दो शब्दों को याद रख ले कि सघोष कौन से हैं और अघोष कौन से हैं। तो अपन लिखते हैं कि पहले के बाद में क्या आए, पहले के बाद में आए सघोष, पहले के बाद में क्या आए, सघोष। तो इस पहले का क्या हो जाएगा, इस पहले का हो जाएगा तीसरा। बस दो नियम बताता हूं आपको, दो नियम आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। बस आपको एक हिंट देने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी आपको नियम पूरा दिमाग में रखना है, पूरा नियम आपको दिमाग में रखना है। लेकिन आपका थोड़ा वो कंफ्यूज होते हैं ना, उस चीज को दूर करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं। लेकिन ये तरीका सभी जगह सटीक नहीं बैठेगा, बस आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ इस प्रकार से कुछ नियम है, फिर आपको वो नियम याद आ जाएगा। क्या करना है कि अगर पहला आ रहा है तो तीसरे में चले जाओ, पहला आ रहा है तो तीसरे में चले जाओ। और यदि तीसरा आ रहा है तो किस में चले जाओ, पहले में चले जाओ। अगर पहला आ रहा है तो तीसरा, तीसरा आ रहा है तो पहला, पहला आ रहा तो तीसरा, तीसरा आ रहा है तो पहला। जैसे कैसे, जैसे कि देखो अगर आपके सामने लिखा आ रहा है पहला, तो पहला किस में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है। तो पहला किस में, तीसरे में। और अगर तीसरा आ रहा है तो पहले में। कैसे, वो आगे का नियम पढ़ेंगे तब अपन समझाएंगे कि तीसरे को पहले में कैसे बदला जाता है। अभी के लिए बस आप इतना सा याद रखो कि पहला आ रहा है तो तीसरा और तीसरा आ रहा है तो पहला। क्या आ रहा है कि पहला आ रहा है तो तीसरा, और अगर तीसरा आता है तो वो किस में चला जाएगा, पहले में चला जाएगा। सभी को अच्छे से याद हो गया। देखो अब नियम क्या कह रहा है कि अगर पहला आ रहा है और पहले के बाद में क्या आ रहा है, सघोष आ रहा है। पहले के बाद में क्या आ रहा है, सघोष आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहला आ गया, ठीक है, पहले के बाद क्या आ रहा है, पहले के बाद में सघोष आ रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, तीसरा आएगा, और तीसरे के बाद में क्या आएगा, अघोष आएगा। तीसरे के बाद में क्या आएगा, अघोष आएगा। इनको अच्छे से देखेंगे। अभी आपको याद करवाने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। अपन क्या लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ तीसरा, और तीसरे के बाद में क्या आएगा, अघोष आएगा। क्या आएगा, अघोष आएगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने लिखा कि यहाँ पे क्या है, पहला है, और पहले के बाद में क्या है, सघोष है।
आप एक चीज को याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आपको एक चीज याद करनी है, दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बताया कि तीसरा लिखना है और तीसरे के बाद में कौन सा, अघोष। तो मैं 3 भी इस प्रकार से लिखता हूं और आग के अंदर भी मेरे को 3 देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा तरीका होता है नियमों को याद करने का, ठीक है। अगर आपके पास भी कुछ अलग तरीके हैं याद करने के, तो उस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को एक बार नियम देखने के बाद मैं भूलता नहीं, तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे क्या है, 3 है और 3 के बाद में मैं 3 लिखकर क्या लिखता हूँ, अघोष लिखता हूँ। बस हो गया नियम याद कि 3 के बाद में क्या आएगा, अघोष आएगा। कभी कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। तो इस नियम को देखते हैं कि अ आए, पहला आए और पहले के बाद में क्या आए, सघोष आए। तो पहला किस में चला जाएगा, तीसरे के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, तीसरे के अंदर चला जाएगा। बस इस सघोष के अंदर बाकी सभी सघोष लेने हैं और 2 सघोष को छोड़कर। कौन से छोड़ने हैं, एक तो आपको हाथ छोड़ना है और एक आपको छोड़ना है पांचवा। कौन सा छोड़ना है, पांचवा। पांचवा कौन सा, पांचवा वर्ण छोड़ना है, पांचवा वर्ग छोड़ना है आपको। 5वें वर्ग के अंदर जो भी आ रहे हैं पांचों, उन सभी को छोड़ना है। तो मैंने क्या लिखा कि पहला आ रहा है, पहले के बाद में क्या आ रहा है, सघोष आ रहा है। अब सघोष के अंदर अपन व्यंजन और स्वर दोनों को देखते हैं। तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग सघोष के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे आपको नियम में क्या याद रखना है कि एक तो आपको ह छोड़ना है, हा भी सघोष होता है, हा को छोड़ना है और किसको छोड़ना है, 5वें वर्ग को छोड़ना है। इनका अपना एक अलग नियम है, ठीक है। तो क्या करना है कि एक के बाद में सघोष आए तो पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा और सघोष के अंदर आपको ह और 5वें को छोड़ना है। आइए देखते हैं इनके कुछ उदाहरण और उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि इनका क्या नियम बनेगा। एक बार पुनः मैं आपको नियम बता देता हूं कि क्या आए, या तो आपके सामने आए पहला, और यहाँ पे अघोष लेने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ पहले वर्ग को लेना है, दूसरे वर्ग को नहीं लेना है। कि पहला आए, पहला के बाद में क्या आए, सघोष आए। क्या आए, सघोष आए। तो ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा तीसरे में। ये पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में। और तीसरा भी किसका, अपना तीसरा। अगर यहाँ पे अगर पहला तीसरा किस में चला जाएगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं अल्प, ये अपना ये अल्प प्राण है, ये किस में चला जाएगा, अपने महाप्राण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अपने महाप्राण में चला जाएगा। सबको याद हो गया, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है, वाक धन जाल। वाक धन जाल पहचान कैसे करनी है, यहाँ पे आपको लिखना है कि ये क्या है, ये है क वर्ग का पहला वर्ण और ये क्या है, इसको आप 1 लिख दो। फिर आपके सामने लिखा आ रहा है ज। क्या लिखा आ रहा है, ज। इस ज के अंदर पहला शब्द कौन सा है, पहला है ज, फिर है आग की मात्रा। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे क्या मिला, मेरे को स्वर मिला। तो शुरुआत के अंदर क्या है, ज है, ज के बाद में आ है। तो यहाँ पे ये ज है, तो ये ज क्या है, अघोष है कि सघोष है, ज क्या है, अघोष है कि सघोष है। तब मेरे को समझ में आया कि ये क्या है, ये आपका सघोष है। ये क्या है, सघोष है। कि पहला आ रहा है, पहले के बाद में क्या आ रहा है, पहले के बाद में सघोष आ रहा है। क्या आ रहा है, सघोष आ रहा है। तो मेरा नियम क्या कहता है कि पहले के बाद सघोष आए तो पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, तीसरे के अंदर चला जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि पहला आ रहा है, पहले के बाद में क्या आ रहा है, सघोष आ रहा है। तो ये सघोष पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा तीसरे में। किस में चला जाएगा, तीसरे में। शब्द क्या है, शब्द है वाक धन जाल। शब्द क्या है, वाक धन जाल। यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, यहाँ पे अपन को पहला मिल रहा है और आगे क्या मिल रहा है, आगे मिल रहा है सघोष। तो ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा तीसरे में। और इस पहले का तीसरा कौन सा है, ये पहले का तीसरा है ग। पहले का तीसरा कौन सा है, ग, वो भी हलंत के साथ में। तो अब इस एक की जगह पे अपन को कौन सा लिखना है, तीसरा लिखना है और बाकी शब्द को आप यथावत लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका वा और आगे आपका जाल। तो जो यहाँ पे विकार उत्पन्न हो रहा है इस पहले शब्द के अंदर हो रहा है, ना कि इस शब्द के साथ में भी। सिर्फ पहले शब्द के साथ में विकार हो रहा है। तो अब शब्द क्या बन जाएगा, आपका शब्द बन जाएगा वाग जाल। शब्द क्या बन जाएगा, वाग जाल आपका शब्द बन जाएगा। ये इस शब्द की क्या हो जाती है, इस शब्द की संधि हो जाती है। तो अगर आपसे पूछे वाकधन जाल की संधि विच्छेद क्या होगी, तो वाकधन जाल की संधि हो जाएगी वाग जाल। क्या हो जाएगी, वाग जाल। किस प्रकार से बना, आप सभी लोगों को समझ में आ गया क्या? बेहद ही आसान तरीके से अपन ने सीखा कि पहला आए, पहले के बाद में सघोष आए तो पहला चला जाएगा अपने तीसरे में, पहला चला जाएगा अपने
महाप्राण में। किस में चला जाएगा? अपने महाप्राण में चला जाएगा, पहला चला जाएगा अपने तीसरे में। सघोष के अंदर अपन ने अभी दो शब्द छोड़े, कौन से? एक तो ह छोड़ा और कौन सा छोड़ा? दूसरा पांचवा वर्ण छोड़ा। उनका अपना एक अलग नियम है, वो अपन अभी इनके बाद देखेंगे। आगे आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है दिक् धन दर्शन। यहाँ पे शब्द कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को मिल रहा है पहला, और यहाँ पे आगे कौन है? यहाँ पे आगे है द, और द क्या होता है? द होता है सघोष। द क्या होता है? सघोष। अब नियम को याद करो। नियम क्या कहता है कि पहला है, पहले के बाद में सघोष आता है, तो पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाएगा अपने तीसरे में। पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाएगा अपने तीसरे में। अब इस का को मैं इस का को अपना तीसरा बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा ग, वो भी हलंत के साथ में, यानी कि आधा घ बन जाएगा। अब आगे के शब्द को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दी है और ये आधा घ है, और आगे क्या है? आगे इस दर्शन को आपको वैसा का वैसा लिखना है, तो शब्द क्या बन जाएगा? दिग्दर्शन। क्या बन जाएगा? दिग्दर्शन। और यदि जैसे कि कभी आपसे शब्द शुद्धि के अंदर पूछ ले कि शब्द शुद्ध कौन सा है, ये आपके सामने लिखा है वाक्जाल, आपके सामने ऐसा भी लिखा आ सकता है वाक्जाल क्या लिखा आ सकता है? वाक्जाल। तो आप कौन सी शुद्ध करके आएंगे? अगर आपको संधि नियम अच्छे से याद है तो आप ये करके आएंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लिखा है कि दिग्दर्शन, अपन बोलते भी ऐसे ही हैं दिग्दर्शन, अपन दिग्दर्शन बहुत कम बोलते हैं, ये क्या होता है? जबकि अशुद्ध होता है। शुद्ध क्या होता है? दिग्दर्शन शुद्ध शब्द होता है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से और संधि की दृष्टि से। तो संधि की महत्वपूर्णता सिर्फ संधि तक की लिमिट नहीं है, संधि तक की सीमित नहीं है। संधि से आपका शब्द शुद्धि तैयार होता है, संधि से आपके शब्द युग्म तैयार होता है, पर्यायवाची तैयार होते हैं, विलोम शब्द तैयार होते हैं। ये हर अध्याय का एक हिस्सा है। कौन? संधि। तो संधि पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं, तो इसको आपको बेहद अच्छे तरीके से करना है। अब आपके सामने अगला उदाहरण आ रहा है अच धन अंत। क्या लिखा आ रहा है? अच धन अंत। यहाँ पे कौन सा वर्ग देखने को मिल रहा है? यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है पहला। क्या देखने को मिल रहा है? पहला। और आगे आपके सामने क्या है? आगे आपके सामने स्वर आ रहा है। कौन सा स्वर? अस्वर आ रहा है। कौन सा स्वर आ रहा है? अस्वर आ रहा है। अब आपको अपने दिमाग के अंदर दौड़ाना है कि स्वर आया, स्वर क्या है? अघोष है कि सघोष है? तो मेरे को याद है अघोष। क्या याद है? अघोष। अघोष को मैं आ करके फिर लिखता हूं, तो 13 अघोष होते हैं। कितने अघोष होते हैं? 13 अघोष होते हैं, और उन 13 के अंदर स्वर नहीं आते। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है सघोष। ये क्या है? ये आपका सघोष। तो अब अगला नियम आपको याद आएगा कि पहले के बाद क्या है? सघोष आए तो पहला किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। पहला किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। और इस च का तीसरा क्या होता है? इस च का तीसरा होता है ज। च का तीसरा क्या होता है? ज होता है। अब आपको क्या करना है? इसको देखते हैं। शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है अच धन अंत। अच धन अंत। क्या लिखा आ रहा है? अच धन अंत। और ये ज है, ये च है, ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा झ में। किस में चला जाएगा? इस झ में। अब आपको जो शेष शब्द लिखे बचे हैं उनको आपको लिखना है अ, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इस अंत को पूरा लिखना है, इसलिए आपको अंत यहाँ पे पूरा लिखना है। अब इस आ की मात्रा इस झ के साथ में जुड़ जाएगा, इस आ की मात्रा इस झ के साथ में जुड़ जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? अजंत। शब्द क्या बन जाएगा? अजंत। शब्द क्या बन जाएगा? अजंत। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? शाबाश। देखो अगला उदाहरण अपन समझते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है सट धन आनन। सट धन आनन। यहाँ पे पहला वर्ग कौन सा है? टा है, और टा वर्ग पहला वर्ग है। क्या है? पहला वर्ग है। आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है? आ देखने को मिल रहा है। तो आ क्या है? सघोष है। आ क्या है? सघोष है। तो आगे यहाँ पे पहला है, पहले के बाद में क्या आ रहा है? सघोष आ रहा है। तो नियम क्या कहता है कि पहले के बाद में सघोष आने पर पहला किस में चला जाएगा? किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। तो इस ट का तीसरा क्या होता है? मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं लिख के देख लेता हूँ ट, ठ और ड। तो पहला किस में चला जाएगा? इस ड में चला जाएगा, इसके महाप्राण में चला जाएगा। तो अब आपका इसका संधि करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सा का सा लिखेंगे। अब टा की जगह पे क्या लिखेंगे? इस डा को लिखेंगे, इस डा को लिखेंगे। फिर आपको आगे क्या लिखना है? जो शब्द यथावत है उसको लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है आनंद। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आनंद लिखना है। और इस आ की मात्रा इस डा के साथ में जोड़ देंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा?
शब्द बन जाएगा षडानन। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा षडानन। समझ में आ गया सबको? इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस जगत का करना है। यहाँ पे क्या है? पहला है। आगे आपके क्या मिल रहा है? स्वर मिल रहा है, यानी कि स्वर क्या होता है? सगोश होता है। तो पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाएगा तीसरे में। पहला किस में चला जाता है? तीसरे में। नियम को अच्छे से याद कर लो कि पहला आए तो तीसरे में, तीसरा आए तो पहले में। यहाँ पे पहला किस में चला जाएगा? तीसरे में। तीसरे में क्यों जाएगा? क्योंकि इसके आगे क्या देखने को मिल रहा है? सगोश देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? सगोश देखने को मिल रहा है। तो इस ता का तीसरा क्या होता है? ता का तीसरा होता है, अगर आपको याद में नहीं आ रहा है तो अपने दिमाग के अंदर दौड़ा लो कि ता था द, क्या आ रहा है? ता था द आ रहा है। तो इस ता की जगह पे क्या आ जाएगा? ता की जगह पे आ जाएगा द। अब आपको इसको लिख दो जगत, और आगे क्या है? आगे है आपका ईश। अब आपको बड़ी ई की मात्रा इस द के साथ में जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा आपका जगदीश। शब्द क्या बन जाएगा? जगदीश आपका शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से आगे आपके शब्द लिखा रहा है तत् धन रूप। क्या आ रहा है? तत् धन रूप। तत् के अंदर ता क्या है? ये पहला वर्ग है। और यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है र। र के साथ में ऊ की मात्रा, फिर बन रहा है प। क्या बन रहा है? तत् धन रूप। यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है र। अब आपको अपने मन के अंदर याद करना है कि र क्या है? र सगोश है कि अगोश है? तो र क्या है? र अपन ने पढ़ा था कि य र ल व, ये क्या है? ये सगोश है। ये क्या है? सगोश है। तो ये सगोश है। तो नियम क्या कहता है कि पहले के बाद में सगोश आने पर पहला किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। तो इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका बन जाएगा तद्रूप। क्या बन जाएगा? तद्रूप आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है अपधनज। क्या लिखा आ रहा है? अपधनज। यहाँ पे आपको सिर्फ ज देखने को मिल रहा है। ज क्या है? सगोश है। और यहाँ पे प देखने को मिल रहा है, और पहला क्या? प क्या है? पहला वर्ग है। और नियम क्या कहता है कि पहले के बाद में सगोश आने पर पहला किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। पहला किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। और इस पा का तीसरा क्या होता है? पा का तीसरा होता है ब। पा भा ब। पहला का तीसरा क्या होता है? ब होता है। तो इस पा की जगह पे क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। और शब्द आपका क्या बन जाएगा? अब्ज। शब्द क्या बन जाएगा? अब्ज। अब अगर इस अप की बात करें, इस अप शब्द का मतलब क्या होता है? इस अप शब्द का मतलब होता है पानी। इस अप शब्द का मतलब क्या होता है? पानी। और जा का मतलब क्या होता है? जन्म। जा का मतलब क्या होता है? जन्म। अब इसका शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? अब्ज का मतलब क्या हो जाएगा कि पानी में जन्म लेने वाला। पानी में जन्म कौन लेता है? कमल। तो ये कमल का पर्यायवाची शब्द बनता है क्या? अब्ज। अप यानी पानी, जा यानी जन्म लेना, कि पानी के अंदर जन्म लेने वाला। पानी के अंदर जन्म कौन सा लेता है? तो कमल लेता है। पानी के अंदर जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। और ये क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार से आप एक और शब्द देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक और शब्द ऐड कर सकते हैं। आपको लिखना है अब अपधन द। अपधन द। यहाँ पे देखो द क्या है? सगोश है। द क्या है? सगोश है। और यहाँ पे आपको पहला शब्द देखने को क्या मिल रहा है? प। तो नियम क्या कहता है कि पहले के बाद में क्या आने पर? सगोश आने पर पहला किस में चला जाता है? तीसरे के अंदर चला जाता है। तो इस पा का तीसरा क्या हो जाएगा? ये इसका तीसरा हो जाएगा अब। क्या हो जाएगा? अब्द। इस अब्द का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब का मतलब अपन ने समझा था। अब का मतलब होता है पानी। अब का मतलब क्या होता है? पानी होता है। और द का मतलब क्या होता है? द का मतलब होता है देने वाला, पानी देने वाला। पानी कौन देता है? पानी देता है बादल। ट्यूबवेल नहीं है ना। तो पानी कौन देता है? पानी देता है बादल। अपन यहाँ पे प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं हो रही है उनकी बात कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पानी तो नल भी देता है, पानी मोटर भी देती है, मोटर अपने पानी खींचती है, पानी वो नहीं देती। तो बादल अब्द का किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची अब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप संधि, सिर्फ संधि नहीं पढ़ते, यहाँ पे आप पढ़ते हैं शब्द शुद्धि, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं, शब्द युग्म पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर होती जाती हैं। देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम कह रहा है कि अघोष और अघोष के बाद में क्या आए? जैसे कि अपन ने पढ़ा था पहला नियम कि पहला आए, पहले के साथ में क्या आए? सघोष आए। पहले के साथ में क्या आए? सघोष आए। और सघोष के अंदर अपन ने एक तो हाथ छोड़ा था और एक अपन ने छोड़ा था पांचवा। कौन सा छोड़ा था? एक हाथ छोड़ा था, एक छोड़ा था अपन ने पांचवा। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इस हा को छोड़ा तो इस अगले हा का नियम क्या बनेगा। तो यहाँ पे अघोष लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ अपने प्रकार से, अपने तरीके से लिख देता हूँ।
मैं कहता हूं कि पहला आए, पहले के बाद में क्या आए, ह आए, पहला आए, पहले के बाद में क्या आए, ह आए, तो पहला किस में चला जाएगा, पहला चला जाएगा तीसरे में, पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में। जैसा कि अपन ने शुरुआती के अंदर समझा था कि पहला आने पर क्या करना है, तीसरा करना है, और तीसरा आने पर क्या करना है, पहला करना है। तो पहला आने पर तीसरा तो मैंने कर दिया। अब इस ह का क्या करना है, तो ह का क्या करना है, इस ह का आपको करना है चौथा। चौथा किसका, इस तीसरे का चौथा करना है। इस तीसरे वर्ग का चौथा वर्ग आपको लिखना है, इस तीसरे तृतीय वर्ग का चौथा वर्ग आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा रहा है वाक्धनहंता। शब्द क्या लिखा रहा है, वाक्धनहंता। यहाँ पे वर्ग कौन सा, पहला वर्ग मिला, सामने क्या मिला, हा मिला, सामने क्या मिला, हा मिला। नियम क्या कहता है कि पहला आने पर पहला का क्या करना है, पहले के करना है तीसरा, और हा का क्या करना है, इस तीसरे का चौथा करना है, इस तीसरे वर्ग का चौथा वर्ग करना है, तीसरे का क्या करना है, चौथा वर्ग करना है। या फिर आप अगर किताबी भाषा के अंदर देखें तो इस तीसरे का क्या करना है, महाप्राण करना है, इस तीसरे का क्या करना है, महाप्राण करना है। इस तीसरे का महाप्राण कौन सा होता है, चौथा वर्ग ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आपका पहला, तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाह, यहाँ पे तीसरा है, पहला है, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा क्या हो जाएगा, का तीसरा होता है ग हलंत के साथ में। फिर आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है हंता, तो इस हा का क्या करना है, इस तीसरे का चौथा कर देना है, इस चौथे का तीसरे का महाप्राण लिखना है, तो इसका महाप्राण क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, और घ हलंत के साथ में। और यहाँ पे आगे शब्द क्या बन छूट रहा है, शेष शब्द जो है वो है अंता, शेष शब्द क्या है, अंता। अब इस शब्द को आप जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, वाग्घंता। क्या बन जाएगा, वाग्घंता। क्या बन जाएगा, वाग्घंता। तो अपन ने क्या किया, पहले का तीसरा किया, पहले को बदलना है तीसरे में, पहले को किस में बदलना है, तीसरे में बदलना है। और जो हा है, इस हा का क्या करना है, तो इस हा का करना है कि जो पहले का तीसरा अपन ने बदला, उस पहले के उस तीसरे के महाप्राण पहुंच जाना है। आप इस प्रकार से इसका यूं भी कह सकते हैं कि जो ये ह है, इस ह को इसका क्या करना है, इसका चौथा लिखना है। पहले का चौथा लिख सकते हैं या फिर तीसरे का चौथा, आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। क्या करना है, नियम क्या कहता है कि पहला आए, पहले के बाद में क्या आए, ह आए, तो ये पहला तो किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा तीसरे में, और ये ह किस में बदल जाएगा, ये ह बदल जाएगा इसके महाप्राण में। किस में बदल जाएगा, इस तीसरे के महाप्राण में बदल जाएगा ये ह। ये नियम है। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि पहला है, पहले के बाद में कौन है, ह है, और ह आने पर क्या करना है, पहले का तो तीसरा करना ही है, पहले का तो तीसरा करना ही है, और यदि ह इसके साथ में आ गया तो इस पहले का चौथा भी कर देना है, इस पहले का चौथा भी कर देना है। हो जाएगा नियम सबको याद। ठीक है, आगे आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है वाक्धनहारा। अब इस पहले का क्या करना है, इस पहले का करना है तीसरा, और इस ह का क्या करना है, इस ह का करना है इस तीसरे के महाप्राण में जाना है, या फिर इस पहले के चौथे में जाना है। तो इस ह का क्या हो जाएगा, इस ह का हो जाएगा घ, और इस पहले का तीसरा आ रहा, तो तीसरा कौन सा होगा, घ। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द आपका बनेगा वा, फिर इसका घ हलंत के साथ में, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा घारा। क्या बन जाएगा, वाघारा। क्या बन जाएगा, वाघारा। क्या बन जाएगा, वाघारा। अब आपके सामने अगला उदाहरण लिखा आ रहा है पद धन हति। क्या लिखा आ रहा है, पद धन हति। अब आपके सामने शब्द आ रहा है कौन सा, यहाँ पे द पहला शब्द है, यहाँ पे आपको पद लिखना है, क्या लिखना है, ता लिखना है। यहाँ पे पद धन हति, क्या लिखना है, पद धन हति। इसको यहाँ पे आप काट सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला शब्द लिखना है पद, और पहला शब्द कौन सा है, त है। आगे आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है, हा देखने को मिल रहा है। तो नियम क्या कहता है कि पहला किस में चला जाएगा, पहला चला जाएगा तीसरे में, और हा किस में चला जाएगा, हा चला जाएगा इस तीसरे के महाप्राण में। पहला किस में चला जाएगा, पहला चला जाएगा तीसरे में, और हा किस में चला जाएगा, इस तीसरे के महाप्राण में, यानी कि इसके अगले शब्द में चला जाएगा। तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, त। यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, त, और शब्द क्या बन जाएगा, पा तो है ही है। ता किस में चला जाएगा, ता चला जाएगा द में, ता किस में चला जाएगा, इस द में चला जाएगा। आगे शब्द हा किस में चला जाएगा, इस तीसरे के महाप्राण में। तो द का महाप्राण कौन होता है, ध होता है। द का महाप्राण कौन होता है,
धा होता है और आगे आपके क्या है, ती है। तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा, पद्धति। शब्द क्या बन जाएगा, पद्धति। अगर आपसे पूछ ले कि पद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पद्धति का संधि विच्छेद हो जाएगा पत धन हति। पत धन हति। ये अपन ने अभी तक व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़े। कौन कौन से नियम पढ़े, वापिस से एक बार देख लेते हैं। पहला नियम अपन ने पढ़ा कि पहले के बाद में कौन सा आ जाए, सगोस आ जाए, तो पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। और सगोस के अंदर अपन ने 2 शब्द छोड़े, कौन सा, एक अपन ने हाथ छोड़ा और एक अपन ने छोड़ा पांचवा वर्ण। आइए देख लेते हैं पहले पांचवा वर्ण, पहले पांचवा वर्ण देख लेते हैं, फिर अपन तीनों नियमों को एक साथ में देख लेंगे, ठीक है। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि अगोस आए, अगोस का 2, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं कि अब एक के बाद में क्या आए, पांचवा आए, एक के बाद में क्या आए, पांचवा आए। तो ये पहला किस में चला जाएगा, पहला चला जाएगा तीसरे में, पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। और पांचवे के रूप में कौन आ सकता है, पांचवे के रूप में आपका आ सकता है म या ना। ज्यादातर आपको देखने को यही मिलेंगे, ज्यादातर यही देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण, इनको उदाहरण के साथ में समझते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। नियम क्या है, नियम कह रहा है कि अगोस, अगोस के बाद में पंचम वर्ण आए, क्या आए, पंचम वर्ण आए। यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वाक धनमय, वाक धनमय। तो इसका संधि क्या बन जाएगा, माफ कीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्या है, अगोस है, अगोस में क्या है, पहला, पहले को क्या कहते हैं, अगोस कहते हैं। तो ये पहला किस में चला जाएगा, ये पांचवा वर्ण आने पर अपन को अलग, यहाँ पे 5 में ये पहला भी किस में चला जाएगा, ये पहला भी उस पहले के 5वें में चला जाएगा। कैसे, यहाँ पे एक बार वापिस इस नियम को देखते हैं, एक बार से वापिस से देख लेते हैं। अपन ने पहला नियम क्या पढ़ा, पहला नियम पढ़ा था कि पहले के बाद में क्या आए, पहले के बाद में सगोस आए, पहले के बाद में क्या आए, सगोस आए। तो पहला किस में चला जाता है, पहला चला जाएगा तीसरे में, पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में। और यहाँ पे अपन ने 2 शर्तों को छोड़ा, एक तो ह और एक अपन ने छोड़ा पांचवा, कि इनको छोड़कर ये नियम लगे कि पहला है तो पहला किस में चला जाएगा, तो पहला चला जाएगा तीसरे में। अपन जब इनको यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा कि इनको क्यों छोड़ रहे हैं, इनका एक रीजन तो होगा कि इनको छोड़ क्यों रहे हैं। तो इनको छोड़ने का कारण है कि इनका कुछ अलग नियम होगा। तो उसी नियम को यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे पहला है और पहले के बाद में क्या सा मिले, पांचवा वर्ण मिले। कौन सा वर्ण मिले, पांचवा वर्ण मिले। तो ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला तीसरे में नहीं जाएगा, ये पहला किस में जाएगा, इस पहले के 5वें में जाएगा, इस पहले के किस में जाएगा, 5वें में जाएगा। और 5वें के रूप में यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे म या ना। कौन से देखने को मिलेंगे, म या ना आपको देखने को मिलेंगे। कुछ उदाहरण समझते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। नियम उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नियम क्या पढ़ा, तीनों नियम देख लेते हैं एक बार। नियम क्या है कि पहला आए, पहले के बाद में क्या आए, सगोस आए, तो पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। सगोस के अंदर अपन ने 2 बातें छोड़ी, कौन सा, एक तो ह और एक पांचवा। आइए देख लेते हैं इन दोनों के नियम क्या बनते हैं। कि पहला आए, पहले के बाद में क्या आए, ह आए, तो पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। और हा का क्या करेंगे, हा को इस तीसरे का मा प्राण में बदलना है, इस तीसरे के मा प्राण में बदलना है, ठीक है। फिर अपने क्या छोड़ा, पांचवा वर्ण छोड़ा। कि पहला आए, पहले के बाद में पांचवा वर्ण आए, तो इस पहले को किस में पहुंचाना है, पहले का अब तीसरा नहीं करना, अब 5वें में पहुंचाना है। पहले का क्या करना है, तीसरे में नहीं ले जाना है, पहले को लेके जाना है 5वें में। कैसे, आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पर। आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है वाक धनमय, वाक धनमय। ये मैं क्या है, ये सगोस है, ये मैं क्या है, सगोस है। तो सगोस का नियम क्या कहता है कि इस पहले को किस में पहुंचाना है, तीसरे में पहुंचाना है। लेकिन अपन ने नियम के रूप में पढ़ा, पहला नियम पढ़ा ये नियम तो ये कहता है। लेकिन दूसरा नियम अपन ने पढ़ा कि अगर हा आए तो ये पहले का तीसरा तो हो जाएगा, लेकिन हा को किस में पहुंचाना है, इस तीसरे के मा प्राण में पहुंचाना है। फिर तीसरा अपन ने नियम पढ़ा कि पहला आए, पहले के बाद में यदि पंचम वर्ण आ रहा है तो इस पहले को किस में पहुंचाना है, इस पहले को 5वें में पहुंचाना है, इस पहले को किस में पहुंचाना है, इस पहले को 5वें में पहुंचाना है। तो क्या ये नियम कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है कि पहला आए, ठीक है पहला आ गया,
पहले के बाद में क्या आ रहा है, सगोस तो आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है, म आ रहा है, ये पंचम वर्ण आ रहा है। ये क्या आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है। इसका मतलब ये पहला किस में जाएगा, ये पहला जाएगा अपने पांचवे में। पहला किस में जाएगा, अपने पांचवे में जाएगा। तो इसकी संधि किस प्रकार से होगी, आइए देखते हैं। शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है वाक धनमय, वाक धनमय लिखा आ रहा है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है पहला, और आगे कौन है, आगे आपके सामने आ रहा है पांचवा। तो ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा आपके पांचवे में। किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा पांचवे में। तो इस क का पांचवा क्या होगा, इस क का पांचवा होगा घ। इस पहले का पांचवा क्या होगा, घ होगा। तो आगे शब्द क्या है, इसका है आगे व, आगे क्या है व है, और आगे शब्द क्या है उसको वैसा का वैसा लिख देना है। अब आपको क्या लिखना है, इसका संधि वांगमय। क्या लिखेंगे, वांगमय। इस शब्द की संधि हो जाएगी। वाकधनमय की संधि क्या होगी, वांगमय। इसकी संधि हो जाएगी। अब आगे उदाहरण देखते हैं। आगे उदाहरण आपके सामने है दिक् धन मुख। शब्द क्या है, दिक् धन मुख। अगर इसकी संधि की बात करें तो संधि क्या कैसे बनेगी, यहाँ पे शब्द आपको देखने को मिल रहा है पहला, देखने को क्या मिल रहा है, पहला शब्द देखने को मिल रहा है। आगे शब्द कौन सा मिल रहा है, सगोस मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, सगोस मिल रहा है। लेकिन सगोस में भी कौन सा मिल रहा है, सगोस में भी पांचवा मिल रहा है। सगोस में कौन सा मिल रहा है, पांचवा मिल रहा है। तो पांचवा, पहले के बाद पांचवा आने पर नियम क्या कहता है कि पहले के बाद पांचवा आने पर ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा पांचवे में। किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा पांचवे में। और इस का पांचवा क्या होता है, इस पहले का पांचवा होता है, इस का पांचवा होता है घ। तो इस शब्द का संधि क्या बन जाएगा, दिक् दिंग मुख। क्या बन जाएगा, दिक् मुख। इस प्रकार से आप इन शब्दों की संधि कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा है जगत धननाथ। क्या लिखा रहा है, जगत धननाथ। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पहला देखने को मिल रहा है। और आगे आपको सगोस मिल रहा है, लेकिन सगोस में भी कौन सा मिल रहा है, पांचवा देखने को मिल रहा है। तो पहले के बाद पांचवा आने पर नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि पहले को किस में पहुंचाना है, पांचवे में पहुंचाना है। तो इस पहले को किस में लिख देंगे, इसको लिख देंगे पांचवे में। तो त का पांचवा क्या होता है, तो त का पांचवा होता है न। तो शब्द क्या बनेगा, तो शब्द बन जाएगा जग। और इस ता को किस में बदलना है, ना में बदलना है। नाम में भी लिख देते हैं। और आगे शब्द क्या है, नाथ है, तो इसको वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देंगे। तो संधि क्या हो जाएगी, जगन्नाथ। संधि क्या हो जाएगी, जगन्नाथ। आपकी संधि हो जाएगी। ये शब्द शुद्धि के अंदर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जगतनाथ कैसे लिखते हैं, क्योंकि अपन बोलते क्या है, अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जगतनाथ। क्या बोलते हैं, जगतनाथ। अपन शब्द बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, इसका शुद्ध शब्द होगा जगन्नाथ। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, जगन्नाथ। इसका शुद्ध शब्द होगा। आगे आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है उत धनमुख। क्या लिखा आ रहा है, उत धनमुख। शब्द पहला देखने को मिल रहा है यहाँ पे पहला। आगे आपको कौन सा मिल रहा है, आगे देखने को मिल रहा है मुख। क्या देखने को मिल रहा है, मुंह, यानी कि पांचवा वर्ण देखने को मिल रहा है। तो ये पहला किस में चला जाएगा, तो ये पहला चला जाएगा पांचवे में। ये पहला किस में चला जाएगा, पांचवे में। और इस ता का पांचवा क्या होता है, इस ता का पांचवा होता है न। ता का पांचवा क्या होता है, न। तो शब्द क्या बन जाएगा, उन्मुख। तो आप मेरे को यहाँ पे बताइएगा, क्या आपका शब्द शुद्धि वाला हिस्सा अच्छे से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपन सिर्फ शब्द संधि नहीं पढ़ रहे, साथ में क्या पढ़ रहे हैं, शब्द शुद्धि भी पढ़ रहे हैं। आपकी शब्द शुद्धि बेहद अच्छी हो जाएगी अगर आपको संधि के नियम आपने देख लिए। संधि के अगर आपने ज्यादा से ज्यादा अभ्यास किया तो आपका शब्द शुद्धि वाला हिस्सा बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे आपके सामने लिखा आ रहा है शतधन मार्ग। ये एसआई 2021 के अंदर पूछा था कि शब्द शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उसके अंदर क्या लिखा आ रहा था, अभी बात करते हैं। आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है शतधन मार्ग। तो शब्द कौन सा यहाँ पे मिला, पहला। यहाँ पे क्या मिला, पहला। आगे सगोस शब्द मिल रहा है, लेकिन शब्द सगोस में भी कौन सा मिल रहा है, पांचवा मिल रहा है। तो पांचवा मिलने पर अपन क्या करेंगे, इस पहले को पांचवे में पहुंचा देंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, तो त का पांचवा क्या होता है, ना होता है। तो स के साथ में आधा ना, और आगे क्या बन जाएगा, सन्मार्ग। क्या बन जाएगा, सन्मार्ग। अपन बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि सतमार्ग, कि सतमार्ग पे चलो, क्या बोलते हैं, सतमार्ग। लेकिन ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता, इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता।
सही शब्द क्या होगा, शब्द शुद्धि के अंदर क्या होगी, सन्मार्ग शुद्ध शब्द होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं षट धन मातुर, षट धन मातुर का संधि क्या होगा, तो टा का पांचवा क्या होता है, आइए देखते हैं। तो इसका संधि हो जाएगा सन माथुर, सन माथुर क्या हो जाएगी, सन माथुर। आगे आपके सामने शब्द लिखा है अपधनमय, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि हो जाएगा अम्मय, इसका संधि क्या हो जाएगा, अम्मय। इस प्रकार से आप सभी शब्दों की बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। अगला नियम देखते हैं चौथा। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम आपका कह रहा है कि सगोश के बाद में क्या आए, अघोष आए। सगोश के बाद में क्या आए, अघोष आए। पहला नियम अपन ने क्या पढ़ा था, पहला नियम अपन ने पढ़ा था कि यदि अघोष के बाद में सगोश आए, अघोष के बाद में सगोश आए तो अघोष अपने सगोश में बदल जाएगा। यहाँ पे उसका जस्ट विपरीत है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सगोश के बाद क्या आए, अघोष आए। वहां पे अपन ने अपनी सरल भाषा के अंदर क्या पढ़ा था कि पहले के बाद क्या आए, पहले के बाद सगोश आए, पहले के बाद क्या है, सगोश आए। तो पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। अब ये नियम क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, सगोश, सगोश बोले तो तीसरा। अगर कह रहा है कि तीसरे के बाद में क्या आए, अघोष आए, तीसरे के बाद में क्या आए, अघोष आए, तो ये तीसरा किस में चला जाएगा, ये तीसरा चला जाएगा अपने पहले में। किस में चला जाएगा, पहले में चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इन सभी नियमों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।